पेज 101। ये बात सही है। The two raw materials कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। The plant get carbon dioxide from air, from atmosphere, and they get water from soil. Water and minerals From ये लिख लो बस। by the So sunlight, is already present. chlorophyll, chloroplast। ये सब लेते नहीं है, उन्हें आउटसाइड से क्या चाहिए? ठीक है। तो सर आपने रॉ मटेरियल में तो ये लिखा था ऑटोट्रॉपिक में। Raw materials required by plants for photosynthesis are CO2 and water। सोलर लाइट के लिए लिखना मीनिंगलेस है, सनलाइट तो सभी को एनर्जी के तौर पर मिलती है। दे गेट CO2 from क्लोरोफिल वाला नहीं लिखाएंगे? नहीं तुमको क्लोरोफिल हो तो खाना बना लेंगे भाई। आप कह दो कि मरा आदमी खाना कहाँ से पाता है, तो जिसमें क्लोरोफिल नहीं हो पौधा मर गया है। ठीक है। क्लोरोफिल फ्रॉम एटमॉस्फेयर, भाई वो ऐसी क्या चीज है जिसको जिंदा आदमी खाने से मर जाए और मरा आदमी भी खाता है, और वो चीज भगवान से भी बड़ी है। ये सही कह रही है कि वो चीज है कुछ नहीं। अगर जिंदा आदमी कुछ नहीं खाए तो मर जाए, मरा आदमी भी कुछ नहीं खाता है, भगवान से बड़ा भी कुछ नहीं है। So they get CO2 from atmosphere and water and minerals कहाँ से पाते हैं? From soil by the help of तीसरी चीज देखिए, what is the role of acid in stomach? So the role of acid in stomach is to make the medium gastric juice, जो भी gastric juice है, ठीक है, उसको ये Sir, to activate pepsin and to digest, to kills bacteria। सही बात है। तो the role of HCl acid is to kill harmful bacteria। ठीक है ना? हाँ ठीक है, harmful pathogens भी लिख सकते हो। हार्मफुल नहीं लगाएंगे ना फिर सर, अगर पैथोजन बैक्टीरिया तो बस ठीक है ना, बैक्टीरिया पैथोजन में बस and activate पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट इज दैट हाँ सर स्टमक में रेनिन भी तो होता है ना, वो फंक्शन क्यों नहीं करता? रेनिन, रेनिन का हम देख लेते हैं। सर इसलिए क्योंकि एसिडिक होता है, इसलिए क्योंकि स्टमक में एसिडिक होता है। नहीं, रेनिन क्या करता है बताओ सर तुम। वो फैट्स को नहीं, वो मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करता है। फैट्स को नहीं। पर सर बोलते हैं कि रेनिन पेट में काम नहीं होता। कहीं हमने पढ़ा नहीं है, अगर ऐसा होगा तो ठीक है, लिख देना। देखो क्या HCl जो हमारे HCl जो सेक्रीट होता है, ठीक है, द रोल ऑफ HCl एसिड इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का क्या काम है बताओ गजेंद्र? किल बैक्टीरिया। एसिड का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना। और इसी HCl की वजह से ही पेप्सिन काम करता है, मीडियम एसिडिक। सो इट मेक्स मीडियम एसिडिक, है ना, इन विच पेप्टिन जो पेप्सिन है वर्क करे, ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड इट मेक्स मीडियम एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन वर्क। अगला देखिए, सो ओके सर आप बोलिए। सर थर्ड में तो सिर्फ एसिड पूछा ना, तो सिर्फ Acid वही है। HCl ही होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। What is the function of digestive enzymes? Digestive enzymes कौन कौन से होते हैं? So digestive enzymes are कोई भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज, ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ऐसे नहीं पूछा है स्पेसिफिकली कि इस डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब समझते हो कि किसी चीज को डालने से रिएक्शन तेज हो जाए। या स्लो हो जाए। जैसे आप हींग खा लेते हो तो आपके जल्दी खाना पच जाता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में
या जो रेट ऑफ रिएक्शन को जैसा निंदिता बता रही हैं, सो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। और डिक्रीज तो सो कर सकता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ऐसा होता है कि कुछ कैटलिस्ट होते सर हैं, सो लेकिन सम हम डिक्रीज करने वाला खाएंगे ही क्यों? तो कैटालिटिक पॉइजन भी होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि ऐसा हमारी बॉडी में बहुत सारे वो होते हैं कि मूड चेंजर होते हैं, कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हमारे मूड को अच्छा बना दे, और कभी नोराड्रेनालिन है तो वो क्या करता है, हमें एक्साइट कर देता है कि सांप आया तो उछल गए 4 फीट। वो नोराड्रेनालिन किडनी के ऊपर मुकुट जैसा बना हुआ होता है, किडनी के ऊपर थोड़े से, तो वहाँ पर हार्मोन होता है। और कोई ऐसा भी होता है कि हमें जरूरी है सोना भी, तो वो क्या करता है, सप्रेस कर देता है, नहीं अरे वो है चलो सो जाओ। नहीं तो हम अगर हमेशा एक्साइट रहेंगे तो सो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हर कैटलिस्ट ऐसा ही हो हमारी बॉडी में, कुछ कैटालिटिक इनहिबिटर भी होते हैं जो रोकते हैं रिएक्शन को, स्लो डाउन कर देंगे। तो हमारी बॉडी में भी, हाँ सर लेकिन वो जो आपने उछलने वाला बोला वो तो हार्मोन से होता है ना? हार्मोन से होता है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए मैं हार्मोन की बात बता रहा हूँ। नोराड्रेनालिन एक हार्मोन ही है, एड्रीनलिन। तो वो नोराड्रेनालिन एक मेडिसिन है, और जो एड्रीनलिन ग्लैंड है उससे एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। वो हमें क्या करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में हमको बचाता है, फिर होता है। सर है ना? किडनी के ऊपर। किडनी के ठीक ऊपर होता है ये मुकुट, ये है, यहाँ पे ये एड्रीनलाइन ग्लैंड है, ठीक है ना? तो इसमें होता है। सर अब जैसे वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन हम ये क्या कह रहे थे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो लिखो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या लिखें? which increase the rate of reaction. ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कोई भी एंजाइम्स हो सकते हैं, ये पेप्सिन भी हो सकता है, ट्रिप्सिन भी हो सकता है, सर ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। एंड लाइपेज भी हो सकता है ना। हाँ बोलिए, क्या कह रही हैं? सर पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी हो सकता है। होंगे, दैट इज दीज आर बायो केमिकल एंजाइम्स बोल दो, या बायोलॉजिकल, जो मतलब किसी बॉडी में रहते हैं, बायोकेमिकल बोल सकती हो। तो बायो केमिकल सर ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। हाँ एंड ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं, और ये क्या करते हैं बताइए? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, which break down the complex food molecule, which increase, लिख दीजिए, increase the सर सीधा चेंज द रेट नहीं हो of सकता। reaction and break down complex food molecule। उनको सिंपल है सॉल्व। देखो पूरी बात लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग टॉपर सो। सो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन्स ग्लूकोज, ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े, और इसको छोटे में तोड़ देना यानी माइक्रो मॉलिक्यूल। फैटी एसिड। मैक्रो मॉलिक्यूल को किस में बदल देना बताओ? माइक्रो, छोटे छोटे में अमीनो एसिड माइक्रो है। हाँ, तो विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स such as fat, एग्जांपल फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी लिखा ही होगा। कार्बोहाइड्रेट बहुत तरीके के हैं, सबको ग्लूकोज बदलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट भी लीजिए, कार्बो तो सर सीधा इंक्रीज की जगह चेंज द रेट नहीं लिख सकते? चेंज मेनली बहुत कुछ कम ऐसे हैं हमारे यहाँ जो ये सब एंजाइम वो ब्रेक डाउन ही कर रहे हैं, वो तो उनका काम है इंक्रीज ही करना है उस चीज़ को, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनटू किसमें तोड़ देते हैं बताओ? फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, इनटू माइक्रो, इनटू सिंपल सब्सटेंस। हाँ, फैटी एसिड्स, फ्लोरल ग्लोब्यूल्स को तो साबुन तोड़ता है, जो हमारे ये बाइल जूस निकलता है, वो सिर्फ उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। अदरवाइज इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो ये काम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, ओके। अब आगे अगर देखना चाहो, सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर ब्लड कैपिलरीज। छोटे में क्यों तोड़ता है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप अननेसेसरी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते अगर ज़्यादा मार्क्स का है। हाँ, तो मतलब so that they can be absorbed by blood capillaries and
सेंड टू सेलुलर साइट। सर हाँ, सर पर ये छोटे कंपाउंड्स में क्यों तोड़ते हैं? इजी कैरी के लिए। और अगर ना तोड़े तो क्या आप प्लांट प्रोटीन से दौड़ पाओगे? वो आपके किस काम का है? अगर नहीं तोड़ोगे तो आप एनिमल प्रोटीन बना ही नहीं पाओगे। आपके पास सामान वही है, लेकिन उसी ईंट में गरीब भी रहता है, उसी ईंट से बनाए राजमहल में राजा भी रहता है, तो वो ईंट वही लेगा, लेकिन घर तो अपना बनाएगा ना। So that it can be absorbed by blood capillaries and send to, ठीक है, where all cells of body, all बात में करें of body। हाँ शिवम बोलो, कहाँ दिक्कत है? डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज लिख दिया, एमाइलेज भी लिख दीजिए। जैसे हमने लाइपेज है, एमाइलेज भी लिख दें, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट तोड़ रहे हैं ना। यही चार तो ही है, सब हो गया। ये फैट को तोड़ेगा, ये दोनों प्रोटीन को तोड़ेंगे, और ये किसको तोड़ देगा? कार्बोहाइड्रेट। बस यही तीन है। बोलो। एमाइलेज दो है, एक तो हमारे इससे भी सलाइवा से निकलेगा और पैंक्रियास से, दोनों का काम है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। और प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमारे स्टमक से भी निकलेगा, और पैंक्रियास, स्टमक से पेप्सिन और पैंक्रियास से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन से लाइपेज भी निकलेगा, ठीक है। So that it can be absorbed by blood capillaries, जिससे कि इसे ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर सकें। अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं तो क्या ब्लड कैपिलरी उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगी? छोटे छोटे कैरियर हो सकते हैं, तो छोटी छोटी और फिर उसको सेल के वॉल के अंदर भी जाना है, मतलब सेलुलर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो छोटे छोटे पार्टिकल तो जा पाएंगे। बोलो क्या? वेसल्स कितने बड़े होंगे? वेसल्स हमने दिखाया नहीं, ब्लड कैपिलरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सर कैपिलरीज और वेसल्स में डिफरेंस है? ब्लड वेसल्स, वेसल तो बर्तन होता है, बर्तन। अब आर्टरी इतना बड़ा भी है, आगे चल के आर्टीरियोल में बदल रहा है, आर्टीरियोल और फाइन में बन गया, मतलब एक एट्रियम निकला हार्ट से, वो भी वेसल है, क्योंकि ब्लड को जो कैरी करेगा वो वेसल है। तो वो जो क्या होता है कि गुरुद्वारे में जिसमें शरबत बांटा जाता है वो भी वेसल है, और गिलास भी वेसल है। तो ब्लड की कैपिलरी सब है, मतलब ब्लड वेसल सारे हैं। आर्टरी समझ में आई, जो हार्ट से निकली मोटी, फिर आर्टीरियोल छोटे में टूटी, फिर उसके बाद जो है ब्लड कैपिलरीज में और फाइन हो गई। तो लेकिन है सारे वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में बोल के हम क्या बोले? ब्लड कैपिलरीज उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन के दूसरी तरफ क्या है? ब्लड कैपिलरी एंड दे एब्जॉर्ब माइक्रोविली, और फिर उसके बाद वो जहाँ सेल है वहाँ भी वन वाल ठीक है। सर माइक्रोविली ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी कैपिलरी। ब्लड वेसल भी गलत नहीं है तो वो वेसल ही, लेकिन ज्यादा पर्टिकुलर आप होना चाहते हो तो कैपिलरी बोलो। वेसल तो सारे हैं, वेन भी ब्लड वेसल, जहाँ जहाँ ब्लड है वो सब वेसल है। याद नहीं आ रहा तो वेसल लिख देंगे ना, लिख दो, गलत नहीं होगा। बट कैपिलरी एक अच्छी बात है, क्योंकि वो एक्सचेंज के लिए कैपिलरी रखना। अब देखो अगली बात, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब फूड? सो उसको हम देख के बताते हैं कि सर एब्जॉर्ब लिखा है तो मतलब उसके स्मॉल इंटेस्टाइन सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिसमें उसकी विलाय डाइजेस्ट। हाउ मेनी माइक्रोविलीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एडल्ट? 18 मिलियन होती, मैं एक बार देख लूँ। सर काउंट भी करते हैं। हाउ मेनी माइक्रोविलीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एडल्ट? नहीं देख पाओगे। सर बच्चे में ज्यादा होते हैं बड़े में? बड़े। हाउ मेनी माइक्रोविली आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एडल्ट? ये लास्ट क्वेश्चन है। जब वहाँ पर हम लोग माइक्रोविली और नेफ्रॉन में अंतर देखते हैं तो पता चलता है। सो
देखो ठीक है, सो 130 बिलियन होती हैं एक स्क्वायर इंच में। स्क्वायर इंच। अब बाकी 6.5 सर मीटर, कितना 6.5 मीटर? तो 130 माइक्रोविली कितनी होती हैं? सो 130 बिलियंस होती हैं एक स्क्वायर इंच में, फिर और भी हो सकती हैं, ठीक है। बाकी जितनी सर आप फोटो दिखाओगे? हाँ माइक्रोविली की सर आपने सब काफी स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल दिखा वो हमने दिखा दी है, ये देखो कि तो उसमें दिखा दो कैलिब्रेशन। माइक्रोविली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दैट इज अब आप इसमें देख लें कि माइक्रोविली कितनी होती है। अब देखिए Just come on Meesho, तेरा नाम है सबसे कम यानी बजट पे नो लोड। ये है मैं Hello everyone, welcome to biology class. In this video, I want to teach you about the structure Hello. and function of villi. As we गली all में know, आप आ गए हो, human small ओके। intestine तो is 8 भी वर्तमान 4 to कानूनी 6 में meters long. It is found in the abdomen in the form of multiple folds and coils. Hence, food moves very slowly through the small intestine. The completion of digestion and the beginning of absorption of food takes place in the small intestine. ये देखो The intestinal wall contains enough Now we इधर will- 2-3 काउंट करो फिर बोल ही रहा हूँ। The villi increase Sir, the इसको आपको surface देख area सकते हैं? of absorption of आप बहुत एक स्क्वायर इंच में कितना बताया आपको? 130 बिलियन कहाँ देख पाओगे? मिलियन बिलियन ट्रिलियन। सर इसके लिए तो बहुत They also contain the capillaries and lacteals. Sir, in one lymph square capillaries. meter. नाउ अब देखो सर कितना होता है 130 बिलियन कितने में? 130 बिलियन माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं। कितना इंच? The lacteals are filled ये with देखो। lymph. It's like सो इट इज लाइक दिस। they all हाँ the intestinal ये देख रहे wall हो? contains a Microvilli। number of finger-like projections called as villi. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका कोई दूसरा फिंगर दिखाने को भी छेड़ तो नहीं रही हैं। The lacteals are filled with अब ये देखो The small intestine is lined with finger-like projections called villi that maximize the absorption of nutrients from digested foods. Within each villus is a capillary network surrounding a specialized lymphatic vessel अब called इसके a अंदर ब्लड lacteal. कैपिलरीज हैं, तो उधर से खाना Allowing आएगा तो इब्जॉर्ब कर nutrients, लेंगे। including glucose and amino acids, diffuse into the capillaries to enter the bloodstream. Lipids pass instead through the lacteal to enter the lymphatic system. सर absorb कैसे करते हैं diffusion? Fats that have been broken down into monoglycerides and fatty acids are absorbed into the enterocytes lining the villi. Here, they are reassembled into triglycerides, mixed with cholesterol,
and encapsulated in a phospholipid lipolytic protein outer shell. This new complex, called a chylomicron, acts to solubilize hydrophobic lipids within the body's aqueous state. माइक्रोविलियम ने देख ली, ठीक है, बस माइक्रोविलियम को दिखाने देती है, समझ में आने का बात कैसे होगा, आगे बढ़िए। जितने भी माइक्रोविलियम है वो सारा खाना एब्जॉर्ब करते हैं या फिर कोई माइक्रोविली के दूसरी तरफ ब्लड कैपिलरीज हैं और वहाँ पर क्या होता है? सर सारी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे ना। हाँ, हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ब्लड कैपिलरीज हैं कि नहीं। अब आगे देखिए अगला। नाउ हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? सो saying this surface area. the inner surface of small intestine has millions of Microvilli. inner surface of small intestine has millions of, ठीक है, tiny finger लाइक like projections called microvilli. Tiny. That is 130 10 to the power 9 per square inch. 130 एक स्क्वायर इंच जानते हो कितना बड़ा होता है? बस हाँ सर वो स्केल पे है इतने पे, तो पर स्क्वायर इंच में इतने सारे होते हैं। इनका काम क्या है? ठीक है, they provide a very large surface area for Complete digestion of food and absorption of nutrition. ठीक है, they do absorption of the digested food. So these provide सर a very large, हाँ बोलिए। सर सरफेस एरिया कैसे बनाते हैं? अरे आप देखो ना, अगर आप सिल्वट बना दो, क्या चीज? सिल्वट, और जैसे कोई चुन्नी होती है और खींच दो तो कितनी बड़ी, और अगर सिल्वट हो कोई चीज में, सर सिल्वर होता है। मतलब इस तरीके से, और इसको मैं फैला दूं तो कितना लार्ज सरफेस एरिया होगा बताओ? तो सब फैलाना कौन है? नहीं, हम कह रहे हैं इसमें लार्ज सरफेस एरिया कोई छोटी सी चीज है, हाउएवर आप उसमें क्या कर रहे सर हो? अगर फैलाएंगे तो तो इसमें ये सब सरफेस नहीं है क्या? हाँ, तो ऐसे कितनी सारी सरफेस एरिया हो गए, तो हमने उसका सरफेस एरिया हर पार्ट में एब्जॉर्प्शन होगा, और नहीं तो सिंपली फूड तो खट से निकल जाएगा, उसको तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिएंट्स में तोड़ा गया मेहनत से। तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है? अगर आप कहीं कहीं बहुत सारी गलियां हों किसी चीज़ में, सो दैट इज द सरफेस एरिया। तो यही चीज़ सर होती, लेकिन अगर नहीं होगी तो ज़्यादा होगा ना। अगर नहीं होगी तो सरफेस एरिया, इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया है कि जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो अगर आपने कैविटी कर दी किसी चीज़ में तो एक ये है, और फिर आपको हम कहें कि नहीं ये कैविटी तो आप बना रहे हो, तो इसके बाद ऐसे ऐसे और करो, तो क्या ये जनरेट हो गया सरफेस एरिया? और हाँ सर और सर जब इसे खोलेंगे तो इसका एरिया ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो आपने क्या एक्स्ट्रा जनरेट नहीं कर दिया इतना? हाँ तो ऐसे ही माइक्रोविली चाहे इधर कर दो तो भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेन, बोलो ये सरफेस एरिया प्लेनर बड़ा होता है कि हेमिस्फेरिकल में इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है? क्योंकि वो जो सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर स्क्वायर है, और जबकि वो सिर्फ पाई आर स्क्वायर है, तो बड़ा नहीं होता जा रहा है। ऐसी कितनी सारी माइक्रोविली है, तो इस तरीके से वेरी लार्ज। हाँ बोलो। सर लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन एंडी वहाँ पर हुआ तो, क्या? और वो जितने भी माइक्रोविलीज हैं उनको हटा दिया गया। माइक्रोविली अगर हटा दोगे तो माइक्रोविली हटा देने पर उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बड़ा एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, और फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ज़्यादा सरफेस होगा तो ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज हैं, वहाँ मिलियंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं, और नहीं तो सिर्फ अगर सोचो कि नहीं हम 2 ब्लड कैपिलरी को सर्व कर लें, वहाँ जहाँ लाखों ब्लड कैपिलरीज हैं, क्योंकि हर एक फिंगर के अंदर ब्लड कैपिलरी है। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब जैसे ये प्लेन हाथ होता तो इसमें कलर ज़्यादा लगता कि इधर भी कलर लगा रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। अगर आप, मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ आप इंटेस्टाइन को कलर करूं और कह दो नहीं इसमें पर इंच में 130 बिलियन है, अब कलर करो हर एक को पकड़ के, तो बोलो किसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है? जो सरफेस है वही तो एरिया, तो उसमें ज़्यादा है कि ये ज़्यादा अच्छा है?
अगर मैं कहूँ कि ठीक है एक आदमी का सारा बाल छील दिया जाए कुत्ते का, अब पेंट करो, और कहीं नहीं इसमें मिलियंस ऑफ बाल हैं और हर एक बाल को पेंट करो, तो किस में ज़्यादा है बताओ? सर कुत्ते में जो अगर हेयर के साथ आप करोगे तो ज़्यादा नहीं लगता किसी चीज़ में, और नहीं तो सिंपली तो ऐसे गंजे का बाल आप डाई कर दो तो जरा सा लगेगा डाई, और वैसे बाल के साथ डाई करो तो कितना सारा लगता है। सर गंजे में तो बाल नहीं है। So it provides a very large surface area for absorption of digested food. For absorption of digested, हाँ बोलिए बोलिए। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शन कोई भी चीज बाहर निकली हुई होती है तो उसको अपेंडेजेस कहते हैं या प्रोट्रूशंस कहते हैं या प्रोजेक्शन कहते हैं। कोई भी चीज जो बाहर निकली है तो उसको क्या कहेंगे? इट इज प्रोजेक्शन या अपेंडेजेस। जो हमारी चीज है, जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी के बाहर ये निकला, ये अपेंडेजेस है। शरीर के बाहर जो भी निकल गया, जो आपके लिम्स हैं वो अपेंडेजेस हैं। तो ऐसे कोई चीज बाहर निकल जाए, कभी हाइड्रा में देखा है कि एक उसमें से प्रोजेक्शन निकलता है फिर वो कट के हाइड्रा बन जाता है। बट कोई भी चीज जो बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। एनीथिंग विच कम्स आउट फ्रॉम मेन बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो कोई भी चीज है तो सर ये हमारे यहाँ पर एक तरीके से सॉलन हो गया है तो यहाँ पर फोड़ा निकल आया तो प्रोजेक्शन। कोई भी चीज ऐसे आ जाए बाहर, समझ आ गया? वेरी लार्ज सरफेस एरिया होगा ना आपके पास, वेरी लार्ज सरफेस एरिया। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सर न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का कुछ नहीं होता है। न्यूक्लिक एसिड जो भी हम खाते हैं इट इज़ हमारी बॉडी का अपना न्यूक्लिक एसिड है तो उसका कुछ नहीं होगा। अगर फॉस्फेट है तो वो बस ले ली जाएगी, शुगर तो उससे ले ली जाती है। तो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की कोई सिस्टम नहीं बनी हमारे, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखें। सो नेक्स्ट इज इट इज कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन पर आइए। सो रेस्पिरेशन में क्या चीज होती है जरा देखते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। व्हाट वी इनहेल एंड रेस्पिरेशन, inhale air and exhale air, this is called breathing. But what yes, whatever is happening in cell that is breaking down of glucose, this is called process. chemical process, that is called respiration. So now the process of releasing energy from food is called respiration. The process of releasing बस इतनी सी energy from food is called सर respiration. देखो कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर आप अर्थ केक में दबे रह गए, किसके? अर्थ केक में भूकंप, अर्थ केक होता है ना भूकंप, अर्थक्वेक ना, अर्थक्वेक में अगर आप दबे रह गए तो फिर अब उसमें क्या होगा कि हाँ उसमें आपके बॉडी का जितना स्टोर फूड है, पहले ये बताओ रेडीमेड फूड कहाँ है? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सारा ग्लूकोज डिकम्पोज हो गया जो बॉडी में। फिर बोलो हमारे लीवर में क्या है? सर स्टार्च। स्टार्च तो प्लांट्स में होता है, ग्लाइकोजन ये सही बता रहे हैं। तो लीवर में क्या है? जो अगर ग्लूकोज कंडेंस हो जाता है तो वो ब्राउन कलर का जो लीवर है उसमें ग्लाइकोजन के तौर पर इकट्ठा रहता है कि नहीं? बोलो। तो सबसे पहले किस कलर का? ठीक है। तो अब उसमें क्या चीज होगी? दैट इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन टूटेगा। पहले क्या टूटा? ग्लूकोज। फिर क्या टूटा? ग्लाइकोजन। स्टार्च टूटा फिर ग्लूकोज टूटा। स्टार्च नहीं है हमारी बॉडी में कहीं पर। नहीं सर, जब हम खाने के बाद हम ये कह रहे हैं कि आप कहीं दबे रह गए, अच्छा, तो उसमें ग्लूकोज टूटा, ग्लाइकोजन टूटा। फिर इसके बाद आपका फैट, जो बहुत मोटा आदमी ना, हाथ के नीचे एडिपोज टिश्यूज हैं, फैट गलना शुरू हुआ। क्या उससे हाँ, और उसका सारा फैट गल जाएगा, फिर प्रोटीन टूटेगा।
तो ये कहना गलत होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो एक इनिशियल प्रोसेस है और ये नॉन इमरजेंसी प्रोसेस है। अगर हम फूड में बहुत तरीके से एनर्जी पा सकते हैं और सबसे लास्ट में पहुंचेगा हमारा न्यूक्लिक एसिड, उसका कोई ब्रेक डाउन नहीं, आदमी तब तक मर चुका होगा जब उसका प्रोटीन चला जाएगा। तो क्या क्या तो वो पतला होकर निकलेगा उसमें से, वो सबसे अच्छा स्लिम होने का तरीका है, पंप पे डाल दो वो पतला होकर निकलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, देन फैट और देन प्रोटीन, सो इन दिस वे द एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड। समझ में आ गया? एक और डेफिनेशन लिखवाई थी ना, वो सब अभी हम दिखाएंगे। सो सर सुन तो, हाँ बोलो। breakdown of glucose at cellular site in the presence of H2 and CO2 लिख लीजिए, वो भी लिख लीजिए, गलत नहीं है। तो and accomplishment देखो, of ये चीज है, ये हमने आपको बता दी रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सब होता है, ठीक है। इन सब से एनर्जी हमारी बॉडी ले सकती है, उसे शौक नहीं है कि ऐसे फैट का वो करो, वो रिजर्व फूड है। फैट क्या है? रिजर्व फूड है। ऐसा भी है कि भाई आपको एक जो डेफिनेशन बताई है, अभी तक हम लोग ऐसे इमरजेंसी में फंसे नहीं हैं। वो इमरजेंसी सिचुएशन में भी रेस्पिरेशन होता रहेगा, क्योंकि आप कहीं से ना कहीं से तो एनर्जी पाओगे। आपकी बॉडी की सारी एनर्जी ग्लूकोज चली गई, ग्लाइकोजन भी चला गया। ग्लाइकोजन कहाँ है बताइए? क्या हमारे लीवर में है? जब ग्लाइकोजन खत्म हो गया, फिर फैट जो हाथों के नीचे एडिपोज टिश्यू है, ऑयल निकलते हैं कि नहीं? दैट इज ऑयल ग्लैंड्स, उनको मैं एडिपोज टिश्यू कह रहा हूँ। इसके नीचे ऑयल ग्लैंड से कपड़े में भी ऑयल लग जाता है, पसीना भी कभी पोछो तो ऑयल निकलता है कि नहीं? तो उसको एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। उनमें फैट वो है इसके नीचे थर्मल इंसुलेशन देता है। फैट हमें क्या देता है? थर्मल इंसुलेशन। थर्मल सर इंसुलेशन। हमारे पसीने में नमक होता है, सॉल्ट होता है। एक्सेस सॉल्ट इज एक्सक्रीटेड आइदर बाय स्वेटिंग और परस्पिरेशन, और सम ऑफ द सॉल्ट इज बाय यूरिन। सर दो तरीके से हम यूरिन और स्वेटिंग से अपना साल्ट, एक्सेस साल्ट हटा देते हैं। और फैट है तो फैट भी निकलता है, लेकिन जैसे मेल्ट होता है, फैट क्या होता है? वो मेल्ट होकर निकलता है। हीट होगी तो फैट, तो इसमें से क्या निकलेगा? फैट मेल्ट होकर निकलेगा। अदरवाइज इट इज जो हमारी थर्मल होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन रखता है, यानी हमको इंसुलेट करता है। तुम श्रीनगर में भी जाओगे 0 डिग्री में, तब भी तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 37.8 होगा। मोटे आदमी को बर्फ के सिल्ले पे लिटा कुछ नहीं, उसका तो इंसुलेशन है। अब आप समझ गए। सो दूसरी डेफिनेशन शिवम बता रहे हैं, वो भी हम लिख देते हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एट सेलुलर तो ये साइट। मैंने तो बताई थी। सर ये बता रहे हैं, ऑनलाइन का ज्यादा महत्व होता है। सर ग्लूकोज, प्रोटीन सब कुछ होगा तो ना? लिखो, अब सब नहीं लिखेंगे हम लोग। अभी ये जान के अनजान में नहीं कि हमें क्या करना है इमरजेंसी है, हम 11th में ये पढ़ेंगे, लेकिन हमने आपको बता दिए बात क्या है सर कि होता ये है। सर आपने कहा कि सर जब आदमी भूकंप के नीचे दबा रह जाता है सर, फिर उसका सर ग्लाइकोजन सर जो खाने में बदलता है सर, तो फिर सर उसको ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं सर? हाथ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से मिलनी चाहिए। भूकंप में दबे होने से ऑक्सीजन मिल जाती है, ऐसा नहीं है, बहुत जगह से ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है कि नहीं? ये थोड़ी कि उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दी गई। सर जमीन में ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जमीन के अंदर घर ही में तो दबे हो, जमीन के नीचे थोड़ी ना पा रहा है। सो ब्रेकिंग डाउन क्या लिखोगे? अभी पहले इसको लिखो उधर भी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सर मैं ऐसे से रिलेटेड ग्लूकोज इनटू, ठीक है, एट सेलुलर साइट। अभी आपकी भी डेफिनेशन In the presence of Cellular H2 and CO2. साइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ये दोनों चीजें चाहिए। And accumulation of heat. क्या? No. Sir, वो कुछ accumulation of heat होता है ना, कि heat होती है। ठीक है, अकम्पनीड बाय हीट ना, वो तो एक ग्लूकोज होगा एट सेलुलर साइट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बस ज्यादा मत लिखो, फिर आगे दिखाएंगे। सर CO2 नहीं होगा? CO2 लेके CO2 लो और एनर्जी छोड़ो, फिर यहाँ ऑक्सीजन क्यों ले रहे हो? CO2 ही लो, पौधे बन जाओ यहाँ पर, कुछ लगा दो पत्तियाँ, ठीक है? हम लोग ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो
नाउ ओके, तो रेस्पिरेशन हमें समझ में आ गया। सर ये लिख सकते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सीधा देखिए ग्लूकोज ये सब की जगह कॉम्प्लेक्स कुछ फूड कुछ भी लिखिए, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स फूड यही लिख दीजिएगा। वॉट एवर फूड इज असिमिलेटेड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पस, वन फॉर आवर एनर्जी नीड्स, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, एंड अदर फॉर रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। तो उसके लिए हमारे पास प्रोटीन जा रहा है और दूसरी चीजें जा रही हैं, फैटी एसिड, ग्लूकोज, तो वो रिपेयर के लिए भी है। तो दूसरा अभी हम क्या कर रहे हैं बताइए, बॉडी रिपेयर एंड एनर्जी, एनर्जी के लिए हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। ये जो चीज पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, ये किस लिए है? दैट इज फॉर एनर्जी। नाउ अब देखिए, अगर रेस्पिरेशन के बारे में कहा जाए तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, सेंटेक्स तो क्वेश्चन नहीं सिंपली भी हम ये मिलता कह सर, सकते हैं। क्वेश्चन नहीं मिलता सर। अब हम पूरा प्रोसेस देखेंगे हाँ कि होता क्या है कि रेस्पिरेशन में हम वेस्ट निकालेंगे तब रेस्पिरेशन पूरा होगा। अभी हम ह्यूमन रेस्पिरेशन समझेंगे, वहाँ ये नहीं लिख दो कि अब चलो उस सेल में चला गया, एनर्जी बन गई, हो गया रेस्पिरेशन। नो, वहाँ CO2 निकलेगी, हाँ। वाटर निकलेगा, हम कहेंगे उसका क्या डिस्पोजल हुआ। CO2 निकलेगी कि नहीं, हाँ वाटर निकलेगा। वाटर एनर्जी। तो अब उसके बाद इस सेंटेंस को पूरा करें, इस समझ में आया, इन प्रेजेंस ऑफ H2O। अब इस सेंटेंस को पूरा करो तो क्या होगा, नाउ Expelling out CO2. ठीक है, फॉर रिलीजिंग एनर्जी, फॉर रिलीजिंग, वो तो ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। फॉर रिलीजिंग एनर्जी एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट तो ब्रीदिंग से हो जाएगा, या एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, जो बन रहा है वो मेरे किसी काम का नहीं है, हाँ रिलीज कर लिया। अब CO2 और वाटर किसी काम का है, तो एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट लिख लो। यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट लिखा है तो वो वेस्ट हमने लिख दिया है, आप वेस्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, और या फिर बाई प्रोडक्ट वो कौन कौन से हैं, CO2 H2O। CO2 and H2O, ठीक है। फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उधर भी रिपीट करो, सर मैं अलग बोल दूं? बोलो। Sir, the process in which oxygen acquired from outside the body is used for breaking down of glucose, to provide energy and elimination of waste products like CO2. देखो, अगर ये कहते हो प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, तो आप ऑक्सीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। सो इस केस में क्या होगा, आप ब्रीदिंग की डेफिनेशन बता दो। नहीं सर, इसके बाद में ये भी तो बोला टू ब्रेक डाउन है। हाँ, तो ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ प्रोसेस, आप उस प्रोसेस को कह रहे हो जिसमें ऑक्सीजन एक्वायर की गई। तो ऑक्सीजन के एक्वायर करने को तो फिर हम ब्रीदिंग कह देंगे। सर इसके बाद में ये भी तो बोला कि उस बोल रहे हो तो आप ये बोल दो ना, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ O2 टू रिलीज एनर्जी एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो उसमें उस पर फोकस नहीं आएगा कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन। अब यहाँ पर इस बात पर ही आ रहा है प्रोसेस ऑफ, हाँ बोलिए, यही डेफिनेशन, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बोलिए। Breaking down of glucose at cellular site in the presence of H2 and CO, H2O and O. सर आपने O2 लिखा है। सर CO2 H ऑक्सीजन ली, पानी पी लिया और ग्लूकोज तो टूट गया, ठीक है कि नहीं। हाँ अभी पूछते हैं, ठीक है, एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो आप सर अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ O2 लिख रहे हो फिर तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन, वो तो इसके टाइप ये बात सही है, ऑफ द ईयर। बात सही। ऐसा जनरली रेस्पिरेशन में किया जाता है, कंप्लीट बर्निंग ऑफ फूड है। सो डेफिनेशन है सी मिलेगी, और नहीं तो फिर आप यही लिखो, ये दोनों को कवर कर रही है ना। फूड से द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये सबसे वो अच्छी है, ये एरोबिक ही हो गई। अब हम वो आगे देखेंगे, बात आप सही कर मार्क्स मिल जाएंगे ऊपर वाले लिखेंगे। नहीं मिलते हैं, यही लिखनी पड़ती है।
इसी पे मिलते हैं। हाँ बोलो। तो हमने वो लिखाई थी, वो धीरे धीरे हम और प्रिसाइज करेंगे ना। अभी तो हम 4 डेफिनेशन और लिखाएंगे रेस्पिरेशन की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेशन बढ़ती जाएंगी ना। एक डाइजेशन होता है कि सिंपली ब्रेकिंग डाउन, फिर हमने डाइजेशन में कई पार्ट देखे। तो जैसे जैसे आपका इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है, हम डीपली जा रहे हैं, तो वैसे वैसे और आप फेमिलियर होगे ना। नहीं तो हम पहले बता दें तो आप उसमें टर्म्स ढूंढोगे। तो अब आगे देखिए रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में अब क्या होता होगा बताइए यहाँ पर। तो 6 CO2 बना प्लस और 6H2O, 6 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। प्लस एनर्जी। तो ये 6 यहाँ लिया और यहाँ कितना बना 12 और प्लस 38 ATP एडिनोसिन, इतनी एनर्जी। ठीक है, ये चीज कहलाती सर है। ATP तो इसके उल्टा में होगा ना, जब और ये- C6H12 मिलेगा। इसमें ये कैसे तो ATP? हाँ सर, इसमें तो ATP नहीं मिल सकता। अब देखो फिर ठीक है, आगे पढ़ोगे क्योंकि फिर पहले से क्वेश्चन पूछने लगते हो, क्योंकि इसका मतलब मालूम नहीं, इसीलिए तो गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब हो सकता है इसमें भी। आप तो ग्लूकोज टूटेगी तो एनर्जी मिलेगी। आप कह रहे हो नहीं एनर्जी लेके हम तोड़ेंगे। आप ये कह रहे हो कि 6 CO2 और प्लस 12 H2O और सनलाइट। हाँ अब कह रहे हैं हम सनलाइट नहीं लेंगे, हम तो ATP चाहिए हमको। प्लांट ये बोलने लगा, तो ये कह रहे नहीं हम ATP से प्लांट खाना बनाएगा। अनुराग बोल रहे हैं तो ATP से कैसे खा, तो वही बोलना उल्टा होगा तब ATP लेगा। फोटोसिंथेसिस में ATP लेता है। तो अभी हम इनको बता दें, सर मतलब फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस अलग है, उसमें सनलाइट लेता है, ATP थोड़े ना लेता है। अनुराग जैसे कह रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस करता है तब उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो सनलाइट नहीं लेगा, ऐसे थोड़ी ना होता। अब ये चीज़ हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो और ये कहाँ होता है, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? यस सर। ये जो चीज प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज द कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारी बॉडी में जो सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है। स्पेलिंग गलत है सर, आपने सर मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये देखो, सर अभी आर भी नहीं लगा सर। अभी ये लिखा है ना आ रही है सर MITRO। माइट्रो। सर ठीक है अभी नहीं, यही मानो। हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या है? माइट्रो। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सर एंडोप्लाज्मिक सर, ऐसे रेटिकुलम तो ऐसे न्यूक्लियस होते के चारों तरफ। वो है सर वो एंडोप्लाज्मिक स्नेक रेटिकुलम, के तरह भी होता है। ये बना लीजिए। छोटा तो और ये फिर इसके चारों ओर क्या बनाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिया। रफ ईयर। अब इसमें ये सब क्या है? गोल्गी ऑपरेटस यहाँ बना लो। और ये देखो लाइसोसोम भी। लाइसोसोम भी बना लो। ये कह रही है कि कुछ लाइसोसोम भी होने चाहिए। नहीं सर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ना किचन ऑफ सेल। ये देखो। पावर हाउस सर उसमें तो ऐसे ऐसे होता अब है। ये गजेंद्र बोल रहे हैं कि कुछ प्लास्टिक्स बनाओ, हमें किचन भी चाहिए घर में। ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं। स्ट्रोमा बना उसमें दिया। स्ट्रोमा बना दिया। हाँ हाँ, तो ये हमने बना दिया ना प्लास्टिक। अभी गजेंद्र बोला सर आपने प्लास्टिक नहीं बनाया, सर बोल रहे तो हैं, अब हमने सब कुछ बना दिया। सर आपने न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही नहीं पड़ा। ये क्या है बताइए? प्लास्टिड। प्लास्टिक्स। स्ट्रोमा। प्लास्टिक्स का क्या काम है? प्लास्टिक्स का काम है किचन। सो इसके अंदर क्लोरोफिल बना हुआ है और वो क्या काम कर रहा है? ठीक है, अब ये देखिए, तो इसमें आपको रेड कलर के माइटोकॉन्ड्रियाज दिख रहे हैं, रेड कलर के ओवल शेप में। ओवर बोलो तो बादाम। ओवल। ये तो दिखाओ ओवल कौन सा है? अच्छा ये तो प्लास्टिक दिख रहा है, हाँ प्लास्टिक दिख रहा ये है। और ये लाइसोसोम दिख रहा है, रेटिकुलम दिख रहा है। ये देखो, सर वो ग्रीन वाले गोल्गी ऑपरेटस है। ग्रीन नहीं है, गोल्गी ऑपरेटस येलो कलर का होता है। ये देखो, ये दिख रहा है रेड रेड। और ये प्लास्टिक से ये गोल्गी ऑपरेटस है। गोल्गी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस गोल्गी ऑपरेटस वैक्यूल। ठीक है, अच्छा गोल्गी। अब देखो सर गोल्गी ऑपरेटस गोल्गी ऑपरेटस ये देखिए, सब येलो येलो
ओके अभी ठीक करते हैं। नाउ अब देखो फोकस कर लेगा, इसमें कुछ देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस दिख रहा है। सर उसमें क्रोमैटिन अब इसको ठीक है, अब इसमें देखो आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, यू कैन यू लोकेट माइटोकॉन्ड्रिया, दिस दिस दिस। अच्छा अब प्लास्टिड्स आपको दिख रहे हैं, ये हरे ग्रीन ये ठीक है, Chroma present is और ये वैक्यूल है जो स्टोर हाउस है। सो biggest लाइजोसोम बस्ट आउट हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा, गोल्जी ऑपरेटस दिखा, प्लास्टिड्स दिख गया, ठीक है, एवरीथिंग इज विजिबल। सो ये सभी चीज़ें इसमें दिखा दी गई हैं। ओके ये लो ना। अब हमने ये बताया, बोलो एग्री करते हो कि आगे बढ़े अनुराग, कि इसी से रिलीज होती है। और ये रिलीज कहाँ होती है, ये जरा देखो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से इस ये हाँ, तो इसमें जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने कट कर दिया, तो ये इसको आप क्या कर दें, बड़ी कर वैसे पूरा है लेकिन आप इसको क्या करें, कट करें। तो कट करने पे आप इसको कितना पार्ट कट कर दें, ये मैंने हटा दिया, बोलो कट हो गया, हाँ सर बोलो। अब कट होने के बाद इसके अंदर क्या चीज होगी, इस तरीके जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसे क्या कहेंगे, जो कि सरफेस देता है। माइक्रो सर ये क्या है? ये इसके अंदर ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर है, सर तो ये पूरा फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा। हमने कट किया ना उसको, माइटोकॉन्ड्रिया को इतना पोर्शन हटा दिया कि नहीं, इसको क्रिस्टे कहते हैं। इट इज डबल मेम्ब्रेनियस, आउटर मेम्ब्रेनियस। सर, ये क्या है? एक मिनट सुन तो लो, वो एक चीज पढ़ोगी तो दो चीज एक साथ कैसे पढ़ोगी। तो ये बोलो क्या है यहाँ पे, राइबोसोम है। हाँ। ये इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बता ही नहीं रही हो। क्रिस्टे क्रिस्टे। तो इसके दो मेम्ब्रेन हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। और इसका क्या अपना डीएनए भी होता है। हाँ यस सर। व्हाई इट इज हैविंग डीएनए, क्योंकि ये अपने आप इसका जेनेटिक मटेरियल सो दैट इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया है ना सर। हाँ, तो डीएनए भी होगा, और इसमें और क्या होगा बताओ, सर राइबोसोम। अगर डीएनए और राइबोसोम होगा ये तो लार्जेस्ट होता है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में, जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंस में राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि वो जहाँ बैठ जाए उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं कि नहीं। ये जो पीला पीला है यही है राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं कि नहीं, ये राइबोसोम यही प्रोटीन बनाता है यहाँ बैठ के। यही है पीला पीला जो यहाँ घूम रहा है, देख रहे हो कि नहीं, यही राइबोसोम इसमें बैठ जाता है और डीएनए प्रोटीन का कोड रखता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये क्या बता दिया, ये सब काम माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और वो प्रोटीन बनाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन आपने समझ लिया ना, एक ग्लूकोज को तोड़ना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ इट इज द क्वेश्चन दैट रेस्पिरेशंस आर ऑफ हाउ मेनी, एनारोबिक एंड एरोबिक। सो रेस्पिरेशंस के बारे में आगे देखें। तो सर ये क्रिस्टल क्या है? क्या क्रिस्टे इसके अंदर का डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर है। डबल यानी अगर मैं आपको दिखाऊं, देख लो कि हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिंगर लाइक, वो जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा, तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा उसको क्रिस्टे कहते हैं। आप लोग देखिए सर दिखने रहा सर डिस्कनेक्ट दिख जाएगा। सर डिस्कनेक्ट हो गया। क्रिस्टे Trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells. Mitochondria. ओके। नाउ Here, food is converted into chemical energy called ATP.
ATP is released by the mitochondria, so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane separating it from the cytosol, and an inner membrane surrounding the so-called matrix. Yeah. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ये ATP. ATP है जो निकल रहा है, सब क्या है? ATP is released by the तो ये power house है mitochondria, so क्योंकि energy cells बना can रहा use है. it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane separating it from the अभी हम cytosol, आपकी बात and सुनते हैं, an हमारी inner बात सुन लो membrane पहले. surrounding the so-called matrix. The अंदर area between these क्या कहेंगे? membranes is called the क्रिस्टल intermembrane अंदर space. वाले को. The matrix कुछ नहीं होता. ATP Matrix is है वो चार्ज generated जैसा in the inner structure. membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. ये सरफेस देता है. सरफेस समझ रहे हो ना, बहुत सारी सरफेस एरिया क्योंकि उसमें ये सब काम होता है. Now we are Neutrons not provide that high much energy concerned about electrons it. in the form of As we NADH. have seen the Which are you? mitochondria. Now mitochondria तो समझ में आ गया. Yes sir. अब आगे की बात बोलो. माई क्या पूछ रही थी तो बताएं. सर इसमें ना कुछ येलो सब राइट टाइप का होते हैं। चलिए. सो माइटोकॉन्ड्रिया में देख लिया येलो राइबोसोम है. मैंने इसमें कुछ येलो वो प्लास्टिक है सही है ना? क्या सर ये क्या है? वो सब राइबोसोम है, ऐसे कुछ बना दिया वो येलो कलर का बॉल है। ठीक है, वो सब सर राइबोसोम ग्रीन है. वाले है क्या? और प्लास्टिक. अदरवाइज इसमें कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल है जो सेल का स्ट्रक्चर बना सर के इसमें रखते हैं. प्लास्टिक सर बना ये हुआ है. ग्रीन क्या है? लाइसोसोम? प्लास्टिक है. कई बार पूछते हो. सर प्लास्टिक नहीं. प्लास्टिक्स ये हैं. ये है ना देखा है. हाँ. देख लो कोई चीज. अब आगे देखिए. नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन और इनका डिफरेंस देखेंगे. breathing. So, the mechanism by which organism obtain oxygen from air and release carbon dioxide is called breathing. The mechanism of inhaling And exhaling. O2 and exhaling CO2. CO2 is called Breathing. ब्रीदिंग. तो ये कौन करता है? प्लांट करते हैं कि एनिमल? दोनों. दोनों में, क्योंकि दोनों में रेस्पिरेशन होता ही है. Difference होता है. ठीक है कि नहीं? इनहेल करना है और एक्सहेल करना है. इट्स कॉल्ड ब्रीदिंग. इट इज ए फिजिकल प्रोसेस व्हिच इज रेगुलेटेड बाय डायाफ्राम. उसे कौन करता है? Diaphragm. और सर ये इनएक्टिव प्रोसेस होता है. हाँ, इट इज फिजिकल. अभी हम बता रहे हैं, अभी सुन लीजिए, पहले कवर करता है, अभी आप देखिए कैसे ये काम कर रहा है. इट इज फिजिकल प्रोसेस एंड रेगुलेटेड बाय डाटा। regulated by diaphragm. diaphragm. Now see, like जो हमारी नेसल कैविटी है, तो नेसल कैविटी के अगर हम अंदर जाएं, ठीक है, सो ये विंड पाइप है. लेकिन अगर आपने कभी ऐसा किया कि विंड पाइप को या बैलून को फूका, वो चिपक गया हो, सो इफ इट इज ब्लोन वेरी हार्ड, देन देयर आर फेयर चांसेस दैट इट गेट कोलैप्स. वो फड़फड़ फड़फड़ आवाज करेगा. अगर फटे हुए बैलून को आगे से काट दो और फिर फूको एक तरफ से, तो फड़फड़ाएगा कि नहीं? हम तो फूक रहे हैं, तो उसे चिपकने की क्या जरूरत है? फूला ही रहे, लेकिन फूला नहीं रहता है. वो क्या करता है? बार बार चपक जाता है, बार बार कोलैप्स हो जाता है. टू मेक इट इन इट्स पोजीशन, उसके लिए कार्टिलेज चाहिए, सॉफ्ट. जैसे ये नोज है, इसकी ये कैसी बोन है? सॉफ्ट बोन होता है. एक हार्ड बोन होती है और एक कार्टिलेज होती है. ईसोफेगस में जो बोन होती है, ईसोफेगस में ऐसी कोई बोन नहीं होती. ईसोफेगस में फूड पाइप है, इसमें विंड पाइप है. ये जो नेसल कैविटी से आ रही है, बोलो ये क्या है? यहाँ पर नेसल कैविटी सर, लेकिन ईसोफेगस में भी तो बोन होती है ना? होती होगी, हमें नहीं जानकारी. नेसल कैविटी देखिए,
नेसल कैविटी से अंदर आया, तो इसके बाद ये क्या आया बताओ जब सांस ली? दैट इज विंड पाइप को क्या कहते हैं? सर विंड पाइप में जाएगा तो पेट में चला जाएगा। ट्रैकिया। ये अब एक अलग है, दैट इज विंड पाइप है, और एक बकल कैविटी से आने वाली फूड पाइप है, ठीक है। सो दोनों आगे थोड़ी दूर तक आगे चलेंगे, फिर उसके बाद फिर ये फेरिंग्स इन्हें अलग कर देगा। हाउएवर वी आर कंसर्न्ड विद दिस। तो सर इसको बकोफेरेंजियल कैविटी बोल सकते हैं क्या? बकोफेरेंजियल कैविटी। बको फेरेंजियल। इस टर्म का मुझे मालूम नहीं, हम नेट से देखेंगे, बट ये जो है फेरिंग्स उसे अलग कर देगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने पर ये कोलैप्स ना हो जाए ट्रैकिया, तो इसके लिए इसके चारों तरफ क्या रिंग होती है? रिंग रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, दीज आर, वो उसको होल्ड करती हैं सो दैट इट डज नॉट गेट कोलैप्स। सो दीज आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, इसके बाद ये आगे दो पार्ट में टूट जाएगी, ये तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ब्रोंकाई हो जाएगा। और ब्रोंकाई फिर आगे का और पार्ट में टूटेगा। हाँ, तो इसके बाद इसके कई और पार्ट हो जाएंगे, इसके आगे एल्वियोल, ये, और फिर और भी पार्ट होंगे, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारी मिलियंस ऑफ ब्रांचेस आगे खुलती जाएंगी। अच्छा, अब ये देखो, इसके चारों तरफ क्या है? लंग्स। दीज आर लंग्स। ये बात हो गई। सर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज किस काम में हेल्प करती है? क्या? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट द विंड पाइप टू गेट कोलैप्स। और ये सर जैसे पाइप में अगर हम क्या बोलते हैं सर, जैसे हम पाइप में सर हम उसको ऐसे सिप लेते हैं तो फिर वो चिपक जाती है ना। अगर ऐसी कोई बात है, हम तो बैलून का देखते हैं, लंबा बैलून है और अगर उसे काट के फुलाइए तो फट चिपकता है कि नहीं बार बार। अब कुछ ना करो, दो छोटे छोटे पेपर लो, और मान लीजिए जैसे मैंने ये पेपर ले लिया ये, और मैं इसके बीच में फूकूं तो ये पास क्यों आ जाएगा? पास कहाँ? मतलब ये जैसे ये है, हम इसको फूकें, सर वो आगे टकराते हैं। यानी फूकने से क्या होता है, अगर आप किसी चीज को ब्लो करते हो लेकिन आगे जाके तो उसके बीच में एयर प्रेशर लो हो जाता है ब्लो करने से। अब ये मैं इसमें वीडियो में दिखाता हूँ, से ये तो चिपक भाई जाता है। आप ये देख लो ना, एक बार देखोगे तो पता चलेगा, इसका साइंस बताया जाएगा आपको, ठीक है। सर हमें मैम ने पाइप बताया। देखिए, पाइप if air is blown between two balloons, अब ये देख लो आप, तो क्या होता है, ये ब्लो कर रहा है, ये Tensions इसमें हो reveal a जाती picture है। of strong winds blown away the rooftops of the हाँ। hut. Actually ये come देखो। together and stick to each other when air is blown between them. आप यहीं से देख लो, Why did this happen? अगर वो ब्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है, देखो क्या वो पास आ रहे हैं? बोलो। पास आ रहे हैं? ब्लो कर रहा है, ये देखो, है ना, क्योंकि ब्लो करने से एयर प्रेशर लो हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, पास आ जाते हैं। जहां ब्लो करोगे तो एयर प्रेशर लो हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, पास आ जाएंगे। अब ये देखो, जहां तेज हवा होगी वहां पे क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये हम ऊपर ब्लो कर रहे हैं, जहां पे तेज हवा चलेगी वहां प्रेशर लो हो जाएगा, पेपर अपने आप उठ जाएगा, एयर प्रेशर लो हो जाएगा। ये देखो हम ऊपर ब्लो कर रहे हैं, पेज के अंदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, पंखा चलेगा तो पेपर उड़ने नहीं लगते, इसके सामने आने पे हो जाएगा, तो उड़ ही जाएगा। तो ये क्यों उड़ रहा है बताओ, क्योंकि ऊपर तेज हवा चल रही, प्रेशर लो हो गया तो सब। या अगर आंधी चले तो क्या टीन शेड उड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर प्रेशर लो हो जाता है। क्या हो जाता है? आंधी चलती है तो छत की टीन शेड क्यों उड़ जाती है, क्योंकि ऊपर प्रेशर लो है। स्पीड से अगर एरोप्लेन की विंग के ऊपर तेज हवा आए, वो दौड़ता क्यों है, तो क्या ऊपर प्रेशर लो हो जाता, पूरा जहाज ही उड़ जाता है।
बोलो हाँ, बात ये समझ आई कि नहीं? फिर से समझो, कभी भी अगर तेज है तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया कि सारी एयर ऊपर ही से जाए, तो और स्पीड से जाती है। जो उसके विंग्स है ना डैने बनाए गए हैं, तो एरोफॉइल स्ट्रक्चर है। सो इट इज सो, और या किसी भी तरीके से कार का भी ऐसा शेप बनाया जाता है कि सारी एयर ऊपर से जाए, ऐसा लगेगा कि ये कार उठ जाएगी, हवा में ही चलेगी, फिक्सन ही नहीं उसमें। बात समझ में आई कि नहीं? वाई इट इज डन सो, वाई द स्ट्रीमलाइन शेप इज मेड। कार में भी यह मछली का ऐसा शेप क्यों होता है? क्योंकि उसको ग्रेविटी का सामना न करना पड़े। ऑल द वाटर गोस हुई, चाहे वाटर हो चाहे एयर हो। और एरोप्लेन पूरा का पूरा एरोप्लेन भी ऐसा है कि पूरी हवा तो ऊपर से जाए, उसके विंग्स भी ऐसे हैं। तो आप समझ में आया? सो वही चीज यहाँ पर भी है। इफ स्पीड, हमारे लंग्स क्या कर रहे हैं भाई? आप देखिए, आपके लंग्स क्या कर रहे हैं? हवा फेंक रहे हैं। अब हवा जब फेंकेंगे तो क्या वो कोलैप्स हो जाएगा? Yes, sir. लंग्स फेंक रहे हैं और यहाँ वॉइस बॉक्स है, तो वॉइस बॉक्स से हम उसे रेगुलेट कर रहे हैं, पड़ तो वो आवाज निकाल रहे हैं। हम उस तरीके से उसे रेगुलेट कर रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वो आवाज निकले। Yes. लेकिन कुछ लोग सर, जैसे रेगुलेट नहीं कर बांसुरी। पाते हैं, या कुछ में बहुत वो है तो वो भौंकते हैं, उससे ज्यादा रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनमें भाषा नहीं होती है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन रेगुलेट बाई अवर लैरिंग्स। हियर इज द वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स है कि नहीं? तो अब जब हमारे लंग्स ने हवा फेंकी, जब वो दब गए, तो यहाँ विंड पाइप से लंग्स से हवा आई, बट हाउ एवर द प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग कोलैप्स इज डन बाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? हैं? बट इट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। हम तो डायफ्राम की बात कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? हम तो ब्रीदिंग देखना चाहते थे। अच्छा ये बात बताओ कि नाउ सर डायफ्राम तो डोम शेप का होता है हाँ, वो स्ट्रेट भी जाता है ना। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के नीचे ये देखिए, ये नाउ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के नीचे ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई किसमें टूटा? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के एंड पे क्या है? क्या स्ट्रक्चर है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। और उनमें जैसे कभी होली में ऐसा देखा है, छोटे छोटे पाइप में आगे बैलून बंधे रहते हैं, वो बाजार में बिकते रहते ऑक्सीजन हैं। आता है और उसमें तो इसमें ये सब क्या है? सर वो बलून तो नहीं ना उसमें। बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली, और इसके चक लंग्स के अंदर वेन्स जाती है, ब्लड कैपिलरीज, और वो उससे ऑक्सीजन ले लेती हैं। इसके चारों तरफ घिरी हुई हैं। तो समझ में आ गई आपको? अब आप देख लो, अब हम लोग ब्रीदिंग के बारे में समझेंगे। ओके, नाउ ब्लोइंग एयर इनटू रियल लंग्स। अब जरा देखो, पहले ये देखो, अभी ये भेड़ का लंग्स है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे सर रैट का ही Oh, I've actually got some किसी का भी हो देख लो। So let's take a look at the map. So here we see basically the contents of the thoracic cavity from the sheep. We've got the lung here. and the किसी lung का भी here. ले लो, तो लंग्स ऐसा होता है। सर फूक मारता है There's तो the heart in the middle, so you can see the ये हार्ट भी इसी में जुड़ा हुआ है, एक तरफ surface of the heart. हार्ट भी देख लो शेप का। सर इसको कितने का And बनाना? actually, you can't really see the visceral These floor are lungs. because it's over the surface of the lung here, and it invaginates the surface of the lung. तो wherever the जो surface of लेफ्ट the lung लंग है वो goes, सिंगल the पीस है, और blood राइट लंग के तो टू पार्ट हैं। So these lungs are actually ऐसा भी हम absent. देखेंगे। So normally they'd be in the chest. The Two parts diaphragm would move down, the ribs would move अब up, आगे देखें, and that would increase the volume of ये अभी the फूक नहीं रहा है। visceral pleural membrane from which this ये is. इधर And उधर this कर you रहा can see है, is a very thin surface of the lung. I think we can say ठीक there है? ये समझा ज्यादा रहा है। that the visceral, the air can get in and out. ये अब कर रहा है, देखो इसमें पाइप लगा दिया। Matches the airway. It's a definitive management. फूक मारेगा। So I'm just letting that down now. Obviously, I don't need a laryngoscope to अब ये देखो इसमें डाल दिया ट्रैकिया में, विंड पाइप में डाला है, Once the trachea is intubated, ये दिख रहा है ना आपको? I'm going to blow it up. लंग्स दोनों में डाल दिया, दोनों को एक साथ कनेक्ट करेगा। Checking on the pressure with this here. And actually there you can actually see the trachea as
it's blown up a little bit. इतनी छोटी सी सिरिंज से It's going to करेगा measure up on the outside. क्या Seal होगा? and cube. सर फूड क्यों Yeah. नहीं ऐसे नहीं होगा। Now I'm just fitting an ordinary bag to this. दूसरा दिखाएंगे। सर ये tube. ऐसा कर रहा है And let's try and blow up these lungs. So this one, of course, is completely collapsed. There is no negative Huh? pressure from the floor membrane keeping it open. ये अब देखो And let's see what happens if I हो apply सकता है positive. करेगा। और सर जो सिगरेट पी लेता है उनका पंप Normally, खुलता the है। diaphragm goes down, the ribs and intercostals Nicotine आ go जाता है, up and out, abdomen पे। and that generates a negative intrathoracic pressure, meaning the air is sucked in through the trachea. सर ये वॉल्यूम It's starting to blow कुछ कर नहीं रहा, नहीं तो इतनी देर में तो बहुत कुछ। See what सर the बस trachea. सर अब सर 10 सेकंड सर अभी 10 किया था। ये था तो हम आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं उसमें होता है। Now, ये why अब are the lungs deflating when I let go? Why is the default position of the समझ में आ गया ना लंग्स का? to collapse? यही है। अब देखिए I'm not doing anything, I'm just collapsing on its own accord, breathing. ये देखिए इसमें सही नहीं है। काउज लंग अरे सर देखो उसमें फिर फूलेगा। ये देखो ये काउ लंग है तो इसमें ये और सर सर ये तो कुछ और ही फ्लावर लग रहा है ये फूल गया काउस का लंग। सर इतना बड़ा होता है। सर बहुत सर तो काऊ में इतना अंदर फूलता है। देखो कितना फूल गया उसका लंग। नहीं तो 3-4 लगेगा ये अच्छा उसके नहीं- कई लोब हैं, हमारे 3 लोब्स हैं। हमारा राइट लंग में 2 लोब हैं और लेफ्ट में सिंगल लोब है। इसने फुला दिया, अभी ये कुछ कर नहीं रहा है। सर ये कितना फूलेगा? सर ये फट देखो जाएगा? कैसे फुला रहा है। सर फट जाएगा? मतलब 2 लंग्स हैं राइट में, 2 अलग अलग। आगे ये देखो सर इतनी बड़ी बड़ी लंग। हाँ, अब इसको फुलाया होगा तो सर फुला एनिमल के नहीं, अंदर कुछ इतना कर कैसे नहीं रहा। फूलता होगा सांस लेने से? ये। और भाई साहब सर पीछे करना। देखो फुलाया। सर थोड़ा पीछे करना। सर सो प्लीज पीछे करो कैन यू उसको आपने देखा हाँ, कि सर। ये देखो अरे आप पीछे। ठीक है, ये देखो फुलाया। हाँ, सर। समझ में आ गई ना बात? ओके नाउ इट इज ये जो लंग्स हैं ये काफ़ी फुला रहा है। ओके इट इज नाउ सर हाँ। सर ये फटते नहीं है। नाउ अब हम लोग ये चेक करेंगे व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है? ये जो डायाफ्राम है ये क्या होता है कि नाउ जैसे किसी बोतल में सर एक डाउट है सर। एक पेप्सी की बोतल में आप यहाँ रबर बैंड लगा लें, एक रबर काट के लगा लें और इसी में एक बैलून डालें। सर ये मुझे बताओ अगर आप इसे नीचे से पकड़ के खींचोगे तो बैलून का क्या होगा? सर क्या मतलब नीचे से? सर बोतल को कैसे खींचेंगे? बोलिए। सर बलून फूलेगी। सर नीचे से क्या काट देना है? मान लीजिए इसे आप अगर पकड़ के खींचे, जैसे शिवम बता रहे हैं कि अगर इसे खींचेंगे तो वास्तव में इसमें एयर हवा बैलून में ही तो आएगी सर और ये बैलून फूल नहीं जाएगा क्योंकि आपने पकड़ के इसको खींच लिया। यू हैव जस्ट क्या आपने इसको किया? यू हैव ठीक है ऐसे आपने पकड़ के खींच लिया ठीक है और फिर आपने खींच लिया ना। अब आप इसको ऐसे खींचेंगे देन इट विल गो। और अगर ये ऊपर चला जाए तो क्या होगा बताओ? हाँ पे चल अरे हाथ जाएगा। ये देखो इससे ऊपर जाएगी तो अगर मान लो ये इस तरीके से एक फिंगर है आपकी और फिंगर बना ली ठीक है और ये तो इस तरीके से आपने दबा दिया तो क्या ये पिछड़ जाएगा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सर क्यों होगा ऐसा? बोलो। आपने इसको नीचे पकड़ के खींचा और इसको ऊपर जाने दिया। सो देयर इज मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम अप साइड एंड डाउन साइड। देयर इज कैसा मूवमेंट है? रिदमिक When मूवमेंट we inhale it, ऑफ डायाफ्राम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सर इसमें सो इनहेल कब होगा? व्हेन देयर इज इनहेल ऑफ गैस। तो ये क्या है बताइए? ये इनहेलिंग है हाँ सर ये भी और एक्सेलिंग और ये इनहेलिंग है सर एग्जाम में आ सकता है। और ये देखो ये क्या है बताइए? सर एग्जाम में आएगा एक्सहेलिंग। ये सब कुछ नहीं आएगा।
ब्लड आ रही है तो हम फिर से सर करें। एक डाउट है सर, वो वेंट पाइप सर प्लास्टिक को कैसे खींचेंगे? सर प्लास्टिक नहीं है, वो एक बैलून फाड़ के लगाया अरे है, सर, उसे सुनो खींच। सर हाँ बोलो। सर एग्जाम में आएगा किशोर। जो बुक में वही आएगा, बुक के अलावा कुछ सर, नहीं। सर, वहाँ बाकी जानकारी के सर, वो जो लिए। आपने अभी ठीक हुआ कि नहीं? सर बोलो। एक मिनट। हाँ ठीक नहीं हुआ तो मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। हाँ बोलो अनुराग, अब सर बताओ। वो वेंट पाइप कहाँ लोकेट किया है इसका? विंड पाइप? सर वो पूरा वेंट पाइप ही है जो बनाया आपने? एक मिनट में बताता हूँ। ओके हाँ बोलो, क्या पूछते हो? सर मैं हाँ बोलो। सर वेंट पाइप ये विंड पाइप है पूरा। और सर लंग्स में जाते विंड पाइप यहाँ तक है, और ये नेसल कैविटी हो गई, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। हाँ ये क्या है? एल्वियोली ठीक है। सर ब्रोंकियोल्स में होता सर है। एल्वियोल होता है ना, एल्वियोल साक भी होता है। एल्वियोलर सैक भी बोल सकते हैं, ये ठीक बता रहे हैं। एल्वियोली का दूसरा नाम क्या है? Alveolar एक sac। थैले टाइप स्ट्रक्चर है ना, वो है। तो एल्वियोली या एल और सर ये सराउंडेड बाय रिब केज सैक। और ये क्या है? डायफ्राम डाया। हाँ इन रेस्ट पोजीशन। अब इसके चारों तरफ ऐसे थोड़ा सा रिब होता है। केज होती हैं, सर बुक में भी डोप शेप में बना। ठीक है। तो सर हम वैसे बना लेना बुक के साथ। ये रिब्स है ना, हाँ, rips। थोड़ा वैसे ही। तो रिब्स एक्सपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, ये चढ़ी हुई रहती हैं। जैसे इसमें भी रिब्स दिखाई गई है, तो रिब केज क्या करता है? Protect ये करता है। प्रोटेक्ट करता है, ये मूव कराता है, तो रिब केज है। हाँ कैसे बना? ये क्या है? सर स्केलेटन। स्केलेटन में रिब देखो सिर्फ, ये रिब, सर ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता सर ये है। लंग्स को ज्यादा फूलने नहीं देते। ठीक है। सर 12 हाँ बोलिए। इस केस में। 24 12 रिब केज हमें बताएंगे। अभी हम लोग ये बॉडी में ये जो दो चीजें देख रहे हैं, इसमें इनकेस्ड है। दिस इज लंग्स, तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया? दिस इज लंग्स विच इज इनकेस्ड, एंड उसके बीच में क्या है? हार्ट है, विच इज स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट की ओर होता है, ठीक है। अब ये है, तो अब ये यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन जो हमारा लेफ्ट लंग है वो एक है, और इसके दो टुकड़े होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। बाकी सब में मतलब जो ब्रोंकाई जाएगा ना, वो दो में अलग अलग जाएगा, उसको दो अलग अलग पीस है। अभी हम ह्यूमन लंग दिखाएंगे आपको, उसकी एनाटॉमी तो वो दिखाएंगे। अभी ह्यूमन नहीं दिखाया, अभी शीप का दिखाया है और काऊ का दिखाया, ह्यूमन का तो नहीं दिखाया है, तो उसमें दिखाएंगे। तो राइट वाले में दो अलग अलग इंडिपेंडेंटली होंगे, काऊ में तो 5-6 थे। क्या इंडिपेंडेंट होंगे सर? हैं? क्या इंडिपेंडेंट? जो राइट वाला, राइट पहला शीप का था, दूसरा काऊ का था, हाँ। लेकिन ह्यूमन में दिखाएंगे तो यहाँ दो होंगे। क्या चीज? बाइलोब, ये मोनोलोब है, और ये जहाँ मुट्ठी मारे वो तो लेफ्ट में। that is, हाँ, तो ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है, इसलिए जो हार्ट है वो भी तो लेफ्ट की तरफ है। सर इसीलिए हर्ट को Heart जब किधर है? डायग्राम बनाते हैं तो Heart राइट किधर को है? लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट को राइट करते है हैं। बात की नहीं, तो जैसा ये है यही देखकर हम लोग करते हैं। ये जो ये डायग्राम है, तो हम डायग्राम की तरफ खड़े हो सर जाएंगे। आपने तो कहा था राइट में दो होते हैं लेफ्ट में। सर क्या? तो फिर आपने तो कहा लेफ्ट में एक होता है right लेफ्ट में एक है, राइट में दो, तो ये इधर क्या दो हो रहे हैं सर? लंग्स लंग्स दो, सर टोटल कितने लंग्स? 3 लंग्स है। में। तीन नहीं सर तो वो अभी आपको दिखाएंगे ना ह्यूमन लंग्स, वीडियो में देखोगे तो पता सर ये चलेगा। बताओ तो जैसे सर राइट में दो है तो सर दो बार बचपन में क्या, बचपन में 5-6 दिन बाद, अभी तो 10th में आ गए हो ना। हाँ बोलो। हाँ, सर बोलो तो सर जैसे राइट में तो 4 हो जाएंगे। हाँ? हाँ बोलो बोलो। सर राइट में जैसे दो लंग्स है तो सर दो बार मतलब दोनों में अलग अलग रिब केज होगा। बस दो एक साथ केस है, ऐसा नहीं है। दो मतलब केस जैसे कि जो लंग्स है, अगर हमारे पास एक अच्छा, था एक तो इतना बड़ा होगा, एक divided होगा। हाँ डिवाइडेड है, और मेरे पास रखा हुआ था, अभी पता नहीं कहाँ है, तो जो भी है उसमें बस दोनों उसी में फंस जाते हैं। समझ में आई बात की नहीं? अब ये तो ये सिंगल वाले सर तो हैं, ये इसने सही नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे राइट वाले में दो होंगे। इसको दो टुकड़े करने चाहिए थे, बस इसने निशान बना के छोड़ दिया। तो दिखाइए। तो इसमें तो बहुत सारे निशान हैं। नहीं, ये बीच वाला कौन सा?
ठीक है ना? ओके, सर अभी हम दिखाएंगे, जबकि इसमें कोई निशान नहीं है, इसमें है नहीं है सर, अरे है ना सर, देखो तो देखिए हाँ है सर, अरे लेकिन हम इस पे दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। सर ये आपने कहाँ से मंगाया? जर्मनी से? चलो ये बाहर के हैं सब आइटम ना। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द मतलब पोजीशंस ऑफ डायाफ्राम व्हाइल एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग। ओके, किसी का आवाज आ रहा है? म्यूट करो उसको। सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। मिल जाएगा। ठीक है ना? डायाफ्राम It's a dome-shaped bone. It is below. ये सर अबव द लंग्स होता है ना? Below. मस्कुलर डोम शेप क्या है? ये Dome-shaped bone. स्ट्रक्चर ना, It's a bone. बोन। बोन है, बोन तो झुकी नहीं सकता ना। तो मस्कुलर Sir, वही तो specialty है. डोम शेप। फिर डोम शेप क्या होता है? डोम का मतलब है इस तरीके से उठा हुआ। जब इसमें आप देखोगे ऐसा नहीं, जैसे गुंबद मंदिर में मेहराब ऐसा उठा हुआ डोम शेप होता है, वही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से। समझ में आ गई बात? सो इट इज डोम शेप। ये मेम्ब्रेन है, थिक मेम्ब्रेन। Located below the lung. मेम्ब्रेन, ठीक है, which separates thoracic cavity from abdominal cavity। वो किन दोनों को अलग करती है? Thoracic और abdominal। Separates thoracic, thorax से thoracic बना है, thoracic cavity from abdominal cavity। ठीक है, and it has a rhythmic movement up and down। it has, कभी डायफ्राम में आए तो ये सब लिख सकते हो, rhythmic। फिर से हम इसको वो कर देते हैं। क्या? अच्छा। अब देखो, सो इट हैज रिदमिक अप एंड डाउन। सारा ब्लर हो गया, मैं दूसरा फोन लगाता हूँ। रिदमिक अप एंड डाउन मूवमेंट। अभी ठीक आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा? चलो मैं दूसरा फोन लगा देता हूँ। ओके, कौन है? ये शिवम है, शिवम पढ़ाने नहीं देगा। इसी को सबसे ज़्यादा ब्लर दिखता है। सर दूसरे से पूछ रहा था। दूसरे कह रहे ठीक है, वो कह रहे नहीं सर बात बन नहीं रही। वो चेंज होगा तो सर सही में दिख रहा था इसलिए बोला। हमें लगा सामने ही था ये तो। हमें लगा डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ शिवम, अब देखो अभी ठीक है बेटा, अभी आया। चलो ठीक है, इट हैज, ठीक है, क्लियर आ गया ना। ये महंगा फोन है, महंगे फोन से दिखा रहा हूँ। सो इट हैज रिदमिक अप एंड डाउन मूवमेंट। व्हेन डायाफ्राम गोज डाउन देन The ribs move forward. तो क्या होगा बताइए? For taking हाँ, रिब्स का भी बताना है। तो रिब्स आर एक्सपेंडेड। ठीक है, रिब्स, रिब्स, रिब केज। सब वो तो कुछ होता ही नहीं है। क्या? सब वो तो ना कहीं सर वो हिलता नहीं, 5 सेंटीमीटर है, उससे ऊपर नहीं है तो फौज में नहीं जाने दिया जाएगा। ये रिब नहीं हो रहा है।
रिप केज नहीं समझ आया? एक्सपेंशन अगर आपका 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और 10 तक का भी हो जाता है, और जो पहलवान लोग हैं उनका 15 तक हो जाता है। सर क्या सर रिप केज का मतलब है जैसे हमने सांस एक्सहेल की तो ये अंदर चला गया, और सांस इनहेल की, इसको मीजरिंग टेप लगा के नापो तब तो पता चलता है कि नहीं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इतना स्ट्रिक्ट है हाँ ऐसा होता ही है। सर, तो इससे क्या फर्क होता है कि इन्हेल नहीं हाँ? करते आप? अब आगे देखिए, सो रिप केज का ऐसा मूवमेंट होता है आपस में ना, रिप केज एक दूसरे में क्या होते हैं, मूव करते हैं, दे प्रोटेक्ट अवर लंग्स, एंड इसके अलावा क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ व्हेन डायाफ्राम इज, पहले क्या होगा, डाउन, सर बोलेंगे अच्छा डायाफ्राम डाउन होगा तो क्या होगा, रिप्स एक्सपेंड होंगी, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड क्योंकि then air is inhaled by lungs, बोलो बात सही है? Yes, sir. When diaphragm is down, सर पहले when we inhale लिखेंगे। Then ribs expand. then ऐसा नहीं है, वो कॉजेटिव एजेंट है, ये ना सोचो कि खुद करते हो, ना सोचो रात में सो रहे हैं पता नहीं इनहेल नहीं कर पाए तो मरीज जाएंगे वो डायाफ्राम करवाता है आपसे, वो खुद नीचे जाएगा, खुद सांस आएगी, आप चिंता मत करो अपनी सांस की। बेसिकली एनर्जी यूज होता है। रोक थोड़ी देर रोक सकते हैं, तो ऐसे केस में अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, फिर वो नीचे जाता है। हाउएवर दैट प्रोसेस, वन ऑफ द प्रोसेस यू आर हिंडरिंग, नेचुरल प्रोसेस, उसे ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता, वो तो डायफ्राम अपना काम करेगा, क्योंकि वो जो भी है वो एक तरीके का विसरल ऑर्गन है, दैट इज ऑटोनोमस ऑर्गन, उसको आप कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। तो इसलिए व्हेन डायफ्राम इज डाउन then air is inhaled by lungs expand and rib cage also expands, बोलो बात समझ में आ गई? Yes. So when diaphragm is down, then air is inhaled by सर फ्लैटन लिखेंगे ना, डायफ्राम फ्लैटन, सर जब पतला हो जाता है तब जगह हो जाता है। ये बात सही है, यानी दो तरीके के होते हैं, हाँ। एक ऐसा और एक ये ऐसा होता है। हाँ तो ये नीचे आ जाए, डाउन है, उसमें जब फ्लैटन inhale से चाहे कुछ भी करो, मूव्स डाउन, सर फ्लैटन भी चलेगा। चल फ्लैटन ही होता है। inhaled by लंग्स, तो इट इज इनहेल्ड बाय लंग्स, और फिर क्या होगा बताइए? एंड अप एंड डाउन लंग्स हो जाएगा, एंड लंग्स गेट एक्सपेंडेड, ठीक है, एंड लंग्स गेट एक्सपेंडेड ऑल्सो, रिब केज एक्सपेंड्स, वो क्या करेगा, एक्सपेंड हो जाएगा, एंड causes rib cage expand। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने और में इम्पोर्टेंट है वो। हाँ, ये आया हुआ क्वेश्चन। अब इतनी बात आपको हमने समझा दी, अब दूसरा सर देखो, कौन से साल आए थे ये भी बता दो। साल अभी बता दे रहे हैं, ये उस वाले में है, सर 20 मैं देख के बता दूंगा, ढूंढना पड़ेगा कब आया, बट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। अब देखो, नाउ व्हेन डायाफ्राम मूव्स अप तब क्या होगा, तब वो पिक्चर तो सर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर इज व्हेन एक्सपेल्ड। डायाफ्राम, सर हाँ सर इसके बाद ये नहीं लिखेंगे कि जब रिब केज एक्सपैंड होता है फिर इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया एंड एयर इज सक्ड। वो ठीक है, उतना वो कुछ नहीं होगा, सरफेस एरिया वाली कोई बात नहीं, किसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लंग्स का बड़ा होगा ना, सरफेस एरिया उतना ही है, उसको क्या बड़ा कर लोगे, क्या लंग्स नहीं फूलेगा। सर फूलने से सरफेस एरिया थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा कुछ, बस उसकी उस वॉल्यूम बढ़ेगी तो सरफेस एरिया। एयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बस इतना ही है, बाकी तो जो सरफेस एरिया है वो है, सर जो एल्वियोली का है वो है, सरफेस एरिया नहीं बदलेगा ना, बस उसमें से हवा निकल गई, हवा आ गई, उससे कोई चीज़ नहीं होता। जैसे बैलून में समझ में आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं कि वो तो बात सही कि वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर फूल जाएंगे फिर पिचल जाएंगे, बस उतना लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा कहीं सर तो नहीं, लिखेंगे तो चलेगा। चल भी जाएगा, क्योंकि बैलून ही है तो फूल जाता है, तो बढ़ तो गया था उसमें सरफेस एरिया, वही तो सर सर लिखना हो तो लिख देना। सर वो डायफ्राम डायाफ्राम, सर सही कह रहे हैं। डायाफ्राम, GM होगा, मूव्स, अब यहाँ पे क्या होगा, अब देन एयर इज एक्सपेल्ड आउट,
ठीक है, फ्रॉम लंग्स। जो लंग्स है क्या वही पल्मोनरी साइट है, सर हार्ट नहीं पल्मोनस, इसको क्या कहते हैं लंग्स? सर आपने एक्सप्लेन द सर, प्रोसेस heart ऑफ नहीं, ब्रीथिंग में पहला वर्ड गलत हार्ट है। कुछ नहीं, हार्ट ट्रांसपोर्ट। हाँ, सर एक्सप्लेन ऑफ ब्रीथिंग में पहला वर्ड गलत एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, इसका सही है। सर है। आंसर में सर जी लगाने को कह रहे हैं। अच्छा, now अब आउट फ्रॉम लंग्स, एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम, और जो रिब केज है गेट कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, और लंग्स क्या होगा, लंग्स एंड रिब केज गेट ऐसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये चीज है, दिस इज टोटल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो आगे देखते हैं ना, there is an experiment, so show by an experiment, सर एक्टिविटीज थोड़ी आएंगी। लेकिन उस पर बेस्ड कुछ ना कुछ ऐसा केस स्टडी आ जाता है। कुछ So भी by an experiment that CO2 is exhaled during the process of breathing, CO2 exhale होता है, सर वो लैंड वाटर तो हम उससे क्या करें, नाक से ना लेके मुंह से फूकें, तो उससे क्या होगा, जो लाइम वाटर जैसे इन्होंने किया था उसने, नहीं, सर क्या दिखाना एक्सपेरिमेंट में? सर वो जो लाइव CO2 अगर आपके मुंह से CO2 निकलता है तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की फ्रेशली प्रिपेयर्ड था वो लाइम वाटर की नहीं, Yes, sir। और वो तुरंत मिल्की हो गया, ज्यादा दो होने से चार बार ट्रांसपेरेंट, किया, हाँ? ज्यादा होने से ट्रांसपेरेंट, ज्यादा ज्यादा CO2 देने से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो सर इसमें केमिकल show by and always during exhale and inhale only 20% of air is exchanged, पूरी हवा नहीं निकल जाती लंग्स, 80% वही रहती है। मान लो 1 लीटर है तो 200 ml ही बाहर निकलेगी, 200 ml, उस 80% में वो जो ब्लड है वो अपना काम करता रहेगा, आने जाने का सिस्टम सिर्फ कितना है, 20%, और बाकी द रेसिडुअल गैस कितनी होगी, 4/5, एंड वॉट एवर इज द एक्सचेंज गैस 1/5। समझ में आई बात नहीं? तो शो बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट CO2 is exhaled by us, और जो बाहर निकल रही है गैस, पीयूष जाट आप बताइए उसमें कितना परसेंट CO2 है, क्या पूरी की पूरी CO2 है ये? हाँ हाँ बोलो, 20%। उसमें भी 20% ही है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हम किसी को जो है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग नहीं देते, वो जो रेस्पिरेशन देते हैं ना किसी को, 80% क्या है? माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, तो अगर ऐसा होता CO2 हम थोड़ी ना देते किसी को, 80% ऑक्सीजन है, सर तो फिर यानी mouth to mouth जब देते हैं ना रेस्पिरेशन तो उसमें ऑक्सीजन, ये नहीं कि हम CO2 ही निकाल रहे हैं, और air 20% CO2 है और बाकी जो 80% है, वो बात अलग है कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है, लेकिन जो O2 के हिस्से में जितना पार्ट आता है उसमें 20% CO2 है, क्योंकि बाकी 21 पर समझ आया ना, 79% हुआ, तो उसके हिस्से का 80% ऑक्सीजन है, 20% CO2। तो सर हमें फिर इसीलिए हम ऐसे आपको- बोलना चाहिए, ब्रीदिंग करते हुए ऑक्सीजन लेकर बाहर भी सर ऑक्सीजन 20% हम CO2 ही लिखते सर हैं। बॉडी में 20% जब हम निकालते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन भी बाहर आता तो सर वो 20% O2 का है। है। CO2 20% है अरे सर वो तो और समझ गया। 80% O2 है। हाँ तो सर 20% O2 का आ गया, क्या? 20% O2 का। वो हमारी बॉडी में जा रहा है सर, उसी से ही तो सब रेस्पिरेशन हो रहा है, पहले रिएक्शन नहीं दिखाई थी, सर वो हमारे 80% है ना। हाँ हाँ, और 20% कंज्यूम कर लिया। एल्वियोलर साइड पे कैपिलरी लगी हुई है, वो वहाँ से खींच रही हैं O2 और वहाँ पे CO2 दे रही हैं। सो मतलब 80% अंदर है और 20% CO2 बाहर है, तो 20% जो हमारे अंदर टोटल जो लंग्स की कैपेसिटी है, कितनी एयर रखने की कैपेसिटी, वो हम देख लेंगे कि करीब करीब 4.5 लीटर तक का है, 4.5 लीटर तक की हवा रह सकती है। लेकिन लीटर का मतलब पानी की बोतल होती है, उतनी हवा रहती सर है। हवा लीटर में कैसे? एयर अरे तो लीटर उतने नहीं में होती है, जितना उतनी हवा हवा, खाली बोतल है वो हवा है, लेकिन जितनी भी हवा है तो वहाँ 80% अंदर है, सिर्फ हम 20% एक्सचेंज कर रहे हैं, लंग्स पूरे भी सकते नहीं हैं। और साथ में जो निकल रही है उसमें से 20% CO2 है, बाकी 80% ऑक्सीजन है, यानी
जो हमारी कैपिलरी ने जितनी आराम से एब्जॉर्ब की बाकी से कहा तुम लोग जाओ, ये नहीं आई उससे ले वहाँ कोई मारा मारी नहीं तो आया। मतलब 80% रिलीज होती है CO2 के साथ। हाँ निकल जाएगी, फिर नई हवा ली जाएगी 100% O2 और फिर उसमें फिर 80%। सर जो लेंगे उसमें O2 कहाँ से होगा? जो लेंगे वो 100% O2 है। 100% O2 का मतलब अपने हिस्से की 79% नाइट्रोजन 21% O2। लेकिन जो छोड़ेंगे उसमें 79% नाइट्रोजन तो है ही है, लेकिन जो 21% है उसमें से 4% CO2 और बाकी 16% O2। बात समझ आई कि नहीं? नो सर। कि मतलब O2 का एक्सचेंज जो O2 है हमारे लंग्स में के एल्वियोलर पार्ट में O2 एब्जॉर्ब की जाती है ब्लड वेसल्स के द्वारा और CO2 रिलीज की जाती है। ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है। सो वॉट एवर CO2 कम्स आउट, अब आप उसमें कैलकुलेट करें कि CO2 कितनी आ गई, तो 1/5 पार्ट है 20% CO2 है, बाकी 80% O2 है। सर ऑक्सीजन तो वापस बाहर निकलती है। हाँ, उसी से तो हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप देते हो, कोई लोग उठ के बैठ जाते। कैसे उठ के बैठ जाते हैं? CO2 देने से उठते हैं। उससे क्या लेके बैठ सकते? यानी आप किसी को सांस देते हो कि नहीं? मरे हुए लोग बैठ। जो पानी में डूबा हुआ है उसको दिया जाता है कि नहीं? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है कुछ, तो फिर वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन निकलती, ठीक है कि नहीं? तो CPR कहते हैं। अब देखिए, नाउ टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एंड ब्लो इट विद स्ट्रॉ। बहुत छोटी चीज है नहीं? टेक सर फ्रेशली एक्टिविटी 6.1 लिखा है। ओ क्या सर वो सेव लिखा है। वही है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एंड blow air from mouth into it by straw. After some time, सर लाइम वाटर नींबू पानी होता है। लेमन वाटर नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड। लेमन और लेमनेड। लाइम अलग चीज है, लाइम चूना होता है और लेमन होता है नींबू। सो आफ्टर सम टाइम लाइम वाटर क्या होगा? टर्न्स मिल्की, कंफर्मिंग दैट। इससे क्या कंफर्म होता है? Presence of O2 by breathing. While exhaling. That CO2 is exhaled Out. या thrown out during exhalation. सर थ्रोन आउट फॉर रफ वन। During released out कर लो। यस सर। Exhaling. इसको नोट करें। अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम बनाएंगे। So test it. human respiratory system। सर ये वाला? हाँ, सर ये देखो रेस्पिरेटरी बुक में। अरे सर बहुत आगे तो बने। सर 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 ये सब तो गड़बड़ बनेगा। सर आपने बनाया ये वैसा alveolar बनाया? भी वैसे ही तो- कहा, हाँ। हाँ। सर आपने जैसे बनाया वैसा बनाया? हाँ। हमने जैसा बनाया वैसे बनाइए आप। After some time। उसको लेबल कर दीजिएगा। हाँ, वैसे लेबल। सर जरा 2 मिनट कॉपी कॉपी कर लो। सर सर ये larynx pharynx हाँ, आप लोग भी बनाइए। क्या कहता है? फेरिंग्स, ये हो गया लैरिंग्स, जहाँ पर बकल कैविटी सर इतना सब तो आपने नहीं ये बताया था। ये दोनों का जहाँ मिलती है वो सर। पार्ट पे फेरिंग्स उसको सर आपने फेरिंग्स और ये लैरिंग्स को नहीं कराया था, तो हमें तो वो नहीं करना होगा ना। नहीं, वो नहीं करना होगा, उसको आगे हम दिखा जो देंगे। आपने कराया सर हाँ, वही ना। उतना ही बना लो। सर साइड प्लीज। तो क्या? एक्सक्यूज मी बोलो। सर साइड प्लीज। here from mouth into it by straw. ठीक है? आप लोग भी एक डायग्राम बना के हमें भेज दें।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेसल कैविटी से जैसे ही हमने बनाया, फिर ये लंग्स हैं, फिर ये सर आपको वाला बना देना। आप बना दो, ये लंग्स भी लिख देना, ओके। और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं, फिर उसके आगे एल्वियोलर सैक है, दिस इज एनकेज्ड एंड देयर आर रिब्स, तो वन साइड रिब्स बना देना। नोट कर लिया? नहीं सर, सर अपनी साइड, ओके। डायफ्राम पीछे होता है ना लंग्स से। डायफ्राम पीछे होता है ना लंग्स नीचे। सर ट्रैकिया किसे बोलेंगे? ट्रैकिया ट्रैकिया उसी को बोलेंगे। उसी पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सब बनाए? अब हम हटा दें इसको। सर ये वाला ही बनाना है। हाँ सर। सर जो आपने बनवाया है। हाँ, जो हमने बनवाया वही बना दो। बुक का बना सकते हो तब तो बहुत ही अच्छा होगा। ट्राई करते सर, पेंसिल ले लो पेंसिल। चलिए ठीक है, मैं लीव करता हूँ, आप लोग हमें मेल कर दीजिएगा, ओके। हाँ करो। बनाना है, उसको लेबल करना है। आप लोग चाहें तो देख के भी बना सकते हैं। सब बना सकते हैं। देख अरे के सर, बनाओ, देख जिसका के- सुंदर बनेगा उसके लिए इनाम है। ये क्या है? सर पहले अच्छा, टेस्ट क्या होता है? बस यही है, आप देख के बनाइए। सर मतलब सर, पूरा जिसमें लोकेशन हैं? पूरा यहाँ यही डायग्राम बुक वाला बनाओ, देख के बनाइए। फिर हम बिना देखे संडे बनवा लेंगे, प्रैक्टिस करिए। बिना देखे सर आता है सर। आता नहीं है, इसी को देख के बनाइए। सर A to Z ऐसा पूरा जिसका सबसे अच्छा होगा, जो ठीक ठाक होगा। सर मेरे को बुक चाहिए। बुक ले लो, बुक दो आए सर। सर बिना देखे वाला ही बना बिना देना। देखे नहीं, देखने ज़्यादा अच्छा है, इसको बनाओ। सर, ये तो और ये कॉफी नहीं है, नहीं इससे सर, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। सुंदर नहीं बनेगा। सर ये आदमी के यही सब चीज़ें दिखाएं। बुक तो नहीं चाहिए, बुक है ना सब। ड्राइंग ये प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारा उद्देश्य सीखना है। सर जिसकी ड्राइंग अच्छी है उसको मिल जाएगा। ड्राइंग अच्छी नहीं, शेप सही होना चाहिए। कोई अब आम का इमली बना दे, मेरा लेंस आम का था। अभी एक बार और होगा तो फिर उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी संडे वाले में। संडे में तो ऐसा नहीं बनाया। संडे में तब तक हो जाएगी प्रैक्टिस। सर संडे में ये बुक वाला बनाना होगा। अभी और आइटम आपको देंगे बनाकर। अभी? जो शाम अगली क्लास में, वो है शाम में बना, वो सिंपलर है। उससे क्या होगा कि आप 2-3 अरे बार ये सर ऑनलाइन वाले बेचारे बच्चे उनको तो बताते थे। सर वो तो बिना देखे भी देख ही लेंगे। ये बताइए। अच्छा बना है। शिवम तो चला गया। सर अभी भी सुन रहा हूँ क्या बोल। सर इसमें ये देखिए